So hello guys, welcome to our channel. Uh, a new lecture on topic two body problem reduced to one body problem. In the last lecture we have also done it, but it is very important topic. So in this lecture we are all, now again we done. सो लास्ट लेक्चर में हमने आपको काफ़ी चीज़ें बताई थी और काफ़ी अच्छा लेक्चर किया था लास्ट वाला। तो हमने इस लास्ट में जो आपको बताया था उसमें प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन किया था लास्ट लेक्चर में। और हम जब इस लेक्चर की बात करते हैं तो हमने उसमें ये लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था टू बॉडी प्रॉब्लम को कैसे रिड्यूस कराया था वन बॉडी प्रॉब्लम में। तो एक वो बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था इस टॉपिक के अकॉर्डिंग। सो हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे जो जो आपको क्या मतलब जो अगर पेपर में आएगा तो आप किस तरीके से इसको डील करेंगे। तो यहाँ पे पहले आप लिखेंगे कंसीडर टू बॉडीज in the two bodies of masses m1 and m2 in inertial frame with the respective position vectors r1 and r2. ओके सो हमने कंसीडर किया दो मासेस यहाँ पे कंसीडर करे हैं, एक ये मास है और एक ये मास है। एक्चुअल में इस टॉपिक में है क्या, हमने को एक रेफरेंस लेना है और ये मास देखना और ये वाला मास, दो अलग अलग मासेस हैं। तो एक रेफरेंस है, अगर दोनों मासेस हैं तो इसके बीच में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस है, अट्रैक्शन होगा इसके बीच में, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है। तो इसके बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, वो जो फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है उसको हम एक कॉमन फोर्स बना के, जो सपोज कर लो वो एक कॉमन फोर्स हो गया। अब जो हमने जो रिफरेंस लिया था, जो हमने ओरिजिन लिया है, उस ओरिजिन को अगर किसी एक पॉइंट पे ले आए, किसी एक मासिक वाले पॉइंट पे ले आए, तो उन दोनों के बीच में जो कॉमन फोर्सेस हैं तो उस समय क्या उसकी जो मास होगा वो क्या रिड्यूस होगा, वो कैसे निकलेगा या फिर वो कैसे ट्रांसफॉर्म हो पाएगा, उस बेसिक उसके लिए टॉपिक है। क्योंकि हमें दो बॉडी को डील करने के लिए थोड़ा डिफिकल्टीज होती हैं, लेकिन अगर उसको हम सिंगल बॉडी बना लें या वन बॉडी बना लें तो उसको डील करना आसान हो जाता है मैकेनिक्स में। तो ऐसे ही जब हम मून का अगर रोटेशन देखते हैं, मून का रोटेशन देखते हैं अर्थ के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे भी दो मासेस अलग अलग बॉडी है, उनके बीच में क्या अट्रैक्शन फोर्सेज हैं मून और अर्थ के बीच में। तो उसमें भी हम यही चेक करते हैं कि जो उसका रिड्यूस मास आया है वो कैसे रोटेट कर रहा है अबाउट आर अर्थ के अकॉर्डिंग वो कैसे रोटेट कर रहा है। हम मून का मास नहीं देते वहाँ पे, हम रिड्यूस मास यूज करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने कंसेप्ट को बिल्डअप करते हैं और थोड़ा सा सीखते हैं क्या इसके अंदर है और देखते हैं क्या चीज़ है। तो सपोज कर लो हमने कोई फ्रेम ले लिया, यहाँ पे क्या लिखा हमने, फ्रेम लिया है, वो कौन सा इनर्शियल फ्रेम है। तो इनर्शियल फ्रेम में ऐसा फ्रेम होता है जिसके अंदर न्यूटन्स के लॉ वैलिड होते हैं, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों वैलिड होगा यहाँ पे, ठीक है। और एक होते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो उसके लिए भी हमने लेक्चर्स बना रखा है, इन दोनों को डिफाइन कर रखा है। इसके हमने पीछे लेक्चर्स में देखा था, तो यहाँ पे डिफाइन था। जो इस पर फोर्सेज लग रहे होंगे वो कौन से होंगे, सेंटर फोर्सेज होंगे। सेंटर फोर्सेज ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो भी एक सेंटर फोर्सेज होता है, सेंटर फोर्सेज जो होते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, ठीक है। ये सब प्रॉपर्टीज हमने लास्ट लेक्चर में आपको सब कुछ अच्छे से डिस्कस कर दिया है। आज का टॉपिक हमारा ये है, तो यही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए मैंने इसको सेपरेट वीडियो में रखा है, ओके। तो यहाँ पे अगर हम कोई फ्रेम लेते हैं, सपोज कर लिया, पहले हम यहाँ पे दो मासेस रखते हैं, एक m1 और एक m2, दो बॉडीज हैं ये, इसको हमने नाम रखा m1 और इसको m2 रख दिया, ठीक है। तो जब दो बॉडीज है तो इनके बीच में कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, और इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, ठीक है, समझ में आता है। तो अब जब समझ में आ रहा है तो यहाँ पे कुछ एक फोर्स होगा। अगर हम फर्स्ट बॉडी की बात ले रहे हैं, फर्स्ट बॉडी को अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके ऊपर फोर्स है, तो फोर्स होगा वो अगर लिखेंगे उसको, अगर हम नोटेशन वेक्टर नोटेशन में लिखेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, उसको ऐसे लिखा जाएगा। जब पहली बॉडी के ऊपर फोर्स है तो फर्स्ट बॉडी, अब ड्यू टू सेकंड बॉडी के वजह से है ना, फोर्स कौन सी, सेकंड बॉडी अप्लाई कर रही है, तो वहां पे आएगा
फोर्स ऑन फर्स्ट बाय सेकंड, तो फोर्स ऑन फर्स्ट बाय सेकंड, जो इस डायरेक्शन में फोर्स है वो कैसा होगा, जो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है इस बॉडी पे m1 बॉडी पे, तो वो कैसा फोर्स होगा, उस नोटेशन हम उसकी कैसे लिखेंगे F12, ठीक है। और इस डायरेक्शन से जो फोर्स अप्लाई होगा वो कैसे होगा F21, ठीक है। अब ये क्या है, ये दोनों क्या है, अब आपस में रिलेटिव मोशन कर रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो ऐसा तो है नहीं, अगर हम अर्थ और मून की बात कर रहे हैं तो दोनों क्या है रिलेटिव में होता है, उनके अंदर बीच के कुछ एक मोशन होता है। तो अगर ये दोनों क्या है रिलेटिव मोशन कर रहे हैं और हमने कोई एक ओरिजिन यहाँ पे सेट कर लिया, कोई एक हमने एक ओरिजिन पॉइंट ले लिया, ये अपना ओरिजिन सेट कर लिया जो एक इनर्शियल फ्रेम में हमने रखा है इनको, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर कोई एक टाइम इंस्टेंट पे देखें तो यहाँ पे अगर क्या होगा पोजीशन वेक्टर से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कोई पोजीशन वेक्टर यहाँ बनाएंगे तो उसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो अगर ये सेकंड बॉडी है तो इसके जो पोजीशन वेक्टर की जो होगा उसको हम कैसे लिखेंगे r2 लिख दिया हमने, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे r1 वेक्टर, ओके समझ में आता है। अभी जो फोर्सेज होंगे लाइन के अलोंग लग रहे होंगे, तो वो लाइन के अलोंग है तो हम उसको अगर एक लाइन से दिखाएं, वो जो डिस्टेंस है उसको अगर हम लाइन से दिखाएं तो उसको ऐसे दिखाएंगे, तो दैट इज r वेक्टर, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर हमने m1 लिया है ना तो m2 ये है और m1 ये है, m2 ये है और m1 ये है, ये आपको शायद अब दिखेगा, ठीक है। तो ये m2 है और ये m1 है, तो जो वेक्टर जो बन रहा है वो m2 से m1 के लिए बना रहे हैं हमने, ओके। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन देख लिया है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो मासेस ले रहे हैं उनके बीच में रिलेटिव ये आ रहा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं नाउ r जो वेक्टर हमने लिखा है, जो r वेक्टर लिखा है इसको आप कैसे लिखोगे, तो ये वेक्टर एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है। तो यहाँ पे कैसा दिख रहा है आपको, कुछ ऐसा दिख रहा होगा, कुछ ऐसा दिख रहा है, ये वेक्टर और एक ये वेक्टर, ये r2 वेक्टर और ये r1 वेक्टर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप ट्रायंगल लॉ लगाओगे, मतलब क्या है वेक्टर सम देखोगे तो क्या आएगा, वेक्टर सम के अकॉर्डिंग जो r1 वेक्टर होगा वो इक्वल होगा r वेक्टर प्लस r2 वेक्टर के, ओके समझ में आता है। तो ऐसे इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो अब इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो यहाँ से अगर हम r देखते हैं तो r को कैसे लिख पाएंगे हम r1 माइनस r2 लिख पाएंगे, ठीक है, ओके। इसको r1 माइनस r2 लिख दिया, ये हमने r2 जो था इसको हम इधर लिया है, तो यहाँ से बचा हुआ r उसको ऐसे लिख दिया, ठीक है समझ में आता है, ठीक। नाउ अब जो हमने जो लिया है क्या है, मासेस जो लिए हैं क्या है, एक कुछ इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होगा, इसके अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा क्योंकि यहाँ पे फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। हमने पहले ही बताया कि जो फोर्सेस जो हमने ओरिजिन सेट किया है उसके रिस्पेक्ट में क्या है, ये क्या मूविंग है, मूविंग है ना, दोनों मासेस क्या है बॉडीज मूविंग है। तो मूविंग बॉडीज हैं तो इसके ऊपर कुछ एक अट्रैक्शन इसके ऊपर कुछ एक एक्सीलरेशन हम देख पाएंगे। तो वो जो एक्सीलरेशन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इसका जो रिलेटिव पोजीशन वेक्टर है वो क्या होगा उसके अंदर चेंज आएगा, जो हमने पोजीशन वेक्टर लिया है उसके अंदर क्या आएगा चेंज आएगा। तो हम उसको अगर इसके ऊपर फोर्स लग रहा है उसको अगर इस वाले उससे लिखना चाहें तो यहाँ पे कुछ इस बॉडी के पास कुछ एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन अगर हम बॉडी फर्स्ट पे लिखें फॉर बॉडी फर्स्ट जो हमने फर्स्ट बॉडी ली है इसके लिए अगर हम एक्सीलरेशन लिखेंगे तो एक्सीलरेशन a1 वेक्टर जो होगा वो कैसे लिखेंगे d2 r1 वेक्टर अपॉन dt वेक्टर, ओके इतना समझ में आता है आपके। और अगर हम बॉडी 2 लेते हैं यहाँ पे फॉर बॉडी सेकंड, तो इसके लिए एक्सीलरेशन कैसे लिखेंगे d2 r2 इक्वल्स टू dt स्क्वायर, ओके तो ऐसे लिखेंगे। नाउ ये तो हमने क्या लिया, इसके ऊपर जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा था हमने उसको दिखाया है। अब जब एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होगा तो वहां पे कुछ एक फोर्स इंड्यूस हो पा रहा होगा उसके ऊपर, तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स के इक्वल हो जाएगा, वो इस फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो हम जब उस पे फोर्स देखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे फोर्स m1 पे देख रहे हैं, तो m1 पे जो एक्सीलरेशन है वो कितना है ma1, ठीक है, इक्वल्स टू दैट इज m1
और A1 की वैल्यू ये देखोगे तो ये क्या आएगा, R1 अपॉन dt स्क्वायर। ठीक है, ये एक्चुअल में है क्या, ये एक्स जो इसके ऊपर फोर्स इंड्यूस हो रहा है, ये जो फोर्स इंड्यूस इसके ऊपर हो रहा है वो फोर्स कौन इंड्यूस कर रहा होगा इसके ऊपर, ये वाला फोर्स ही तो इंड्यूस कर रहा होगा, मतलब यानी बॉडी जो फोर्स इंड्यूस कर रही होगी इस बॉडी पे, इस वाली बॉडी पे, ये वाली बॉडी तो फोर्स इंड्यूस कर रही है, तो जब ये वाली बॉडी फोर्स इंड्यूस कर रही है तो उसके ऊपर जो फोर्स है वो तो ये है। ओके, तो ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास बन के आया ये किसके इक्वल होगा, F12 के, फोर्स ऑन 1 बाय सेकंड। ठीक है, अब ऐसे अगर हम सेकंड बॉडी के लिए देखें तो उसके ऊपर हम क्या लिख पाएंगे, m2 a2 इक्वल्स टू दैट इज m1 और d2 r2 अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू f21 वेक्टर, दैट इज वेक्टर एंड ओके। तो आपको इतना नोट कर लो, यहाँ पे हमने क्या किया, एक एक्सप्रेशन आपको सामने दिख रहा होगा, ये यहाँ पे हमने क्या, तो इसके ऊपर जो फोर्स, इसके ऊपर एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन है तो यहाँ पे न्यूटन्स का लॉ क्या कहता है, जब भी किसी बॉडी के ऊपर एक्सीलरेशन होता है तो उसके अपोजिट में कुछ एक फोर्स, मतलब उसके एक्सीलरेशन क्यों होगा, एक्सीलरेशन होगा तो उसके ऊपर एक फोर्स इंड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, किसी बॉडी को अगर हमें मूव करना है इनर्शियल फ्रेम में, हम कौन सी बात कर रहे हैं, आप इनर्शियल फ्रेम की बात कर रहे हैं, जब भी हम किसी इनर्शियल बॉडी में बॉडी को मूव कराना चाहते हैं तो हमें एक फोर्स उसके ऊपर अप्लाई करना पड़ता है। अगर कोई बॉडी मूविंग में है तो उसके ऊपर ऑलरेडी एक फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, तो जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो तो ये है, अब उसका एक्सीलरेशन हमने ये लिख दिया है यहाँ पे, इस फर्स्ट बॉडी के लिए ये लिख दिया, तो उसको एक्सप्रेशन को अगर हम सॉल्व करें तो जो इक्वेट कर देंगे उन दोनों को, जो फोर्सेस इसके ऊपर इंड्यूस हो रहा है और जो उसका एक्सप्रेशन से एक्चुअल में जो फोर्सेस निकल के आया है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपके, बहुत इजी लैंग्वेज लिखी है हमने, बहुत आसानी से आपको समझा दिया है सब चीजें, तो आप इतना नोट कर ले। ओके ओके सही है, तो यहां से आप ये एक्सप्रेशन देख रहे हो और एक ये एक्सप्रेशन देख रहे हैं, तो ये फर्स्ट बॉडी के लिए है, ये सेकंड बॉडी के लिए। ठीक है, नाउ उधर देखिए थोड़ा सा, तो हमने फर्स्ट बॉडी के लिए जो देखा, फर्स्ट बॉडी के लिए क्या था, m1 d2 r1 अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू f12। ओके सही है, आप ऐसे कर दो, इसके लिए हम देखें d2r वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू, हम क्या लिख सकते हैं, m12 अपॉन, लिख सकते हैं हमने कुछ नहीं किया, यहाँ से जो मास था उसको इसके अपॉन में लिया है, इसके डिवाइड में आ गया, तो हमने ये बन गया हमारे पास। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, और एक इक्वेशन ये थी, इसको बॉक्स बना लेना, इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दी हमने, या सेकंड बोल दो, इसको फर्स्ट बोल देना, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अब इसको सेकंड बॉडी के लिए अगर हम देखते हैं तो सेकंड बॉडी के लिए हम क्या लिखेंगे, m2 dr2 d स्क्वायर 2 अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू f21 वेक्टर, यहां से आप क्या लिख सकते हो, स्क्वायर 2, ये लिख सकते हो m2। ओके, समझ में आ गया, तो इसको इक्वेशन थर्ड बोल दो, दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड, दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये एक्सप्रेशन लाना हमें, तो इन दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन में इसको माइनस कर दे, इस वाली इक्वेशन में से इसको माइनस कर दे, मतलब सेकंड इक्वेशन माइनस थर्ड इक्वेशन करें तो हमें कुछ ऐसा टाइप का मिल जाएगा। अब एक बात और है, हाँ ये जो फोर्सेज हैं इनर्शियल फ्रेम में बात कर रहे हैं, तो इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स का सेकंड और थर्ड लॉ सारे लॉ वैलिड होंगे, तो यहाँ पे जो फोर्सेज इस बॉडी पे लग रहा होगा वो फोर्सेज किसकी वजह से होगा, सेकंड बॉडी की वजह से, और जो फोर्सेज इस बॉडी पे लग रहा होगा वो फर्स्ट बॉडी की वजह से होगा।
तो जो दोनों फोर्सेस होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। न्यूटन का थर्ड लॉ यही कहता है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है अपने पास कि तो अगर किसी दो बॉडी के बीच में फोर्सेस लग रहे हैं, जो फर्स्ट बॉडी इस पे फोर्स अप्लाई कर रही है, ठीक है, तो उतना ही फोर्स ये वाली बॉडी इस पे अप्लाई करेगी, ठीक है। तो अब जो फोर्स है ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे, इक्वल होंगे बट अपोजिट साइड के साथ, ठीक है। समझ में आता है, बढ़िया। तो आप इतना नोट कर लो जरा, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो, ओके। तो यहां से मैं रफ कर रहा हूं इसको। तो मैंने आपको क्या बताया, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये जो फोर्स है दोनों पे जो इंड्यूस फोर्स हो रहे हैं, अपोजिट में जो फोर्सेज इलेक्ट्रो कौन सा है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्सेज जो हैं वो दोनों इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं F12 इक्वल्स टू F21 बट इन माइनस साइन। यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस साइन। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी, ठीक है, ओके, सही है। अगर हम इसको और इक्वल कर लें, F के इक्वल कर लें, कोई हमने मान लिया कि एक मतलब इसको कॉमन नोटेशन लिख लिया हमने F, ऐसा हमने मान लिया, से कर लिया, ठीक है, F मान लिया, मान सकते हो आप कुछ भी मान लो। F में हमने फोर्स है तो फोर्स मान लिया, तो फोर्स है दोनों इसके इक्वल में एक फोर्स और है, मतलब यही फोर्स जो है F के इक्वल है, कह दिया हमने, बस इजी है, मान लिया ऐसे, ठीक है। क्या यहाँ पर नोटेशन थी ना, उसको हमने चेंज करके ऐसे लिख लिया, सिंपल है। तो अगर हम देखें यहाँ पे जो इक्वेशन हमारे पास बनी है, तो हम नाउ subtracting इक्वेशन थर्ड बाय फर्स्ट बाय सेकंड, तो इस वाली इक्वेशन में से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, d2r1 अपॉन dt स्क्वायर माइनस d2r2 अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां पर क्या था, m12 है फोर्स 12 अपॉन m फर्स्ट, इसमें से माइनस करना है तो माइनस लगाओगे, ओके, F21 अपॉन m2, समझ में आ गया होगा आपके, सही है, समझ में आया। हमने क्या किया, इस वाली इक्वेशन में से इसको माइनस कर दिया, ओके। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, यहां पे आप देख सकते हो, यहां से d2 अपॉन dt स्क्वायर, इसको तो बाहर लिख लो, यहां से r1 माइनस r2 लिख सकते हो, ये सारे वेक्टर्स हैं, लिख सकते हो ना, मतलब यहां से जो हमारे डेरिवेटिव्स हैं उनको बाहर निकाल लो, और बाकी जो वेक्टर्स हैं, ये दोनों वेक्टर हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके, लिख सकते हैं ना, सही है, समझ में आता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा बोर्ड को साफ करता है, यहां देख लेना, ये तो उतार दिया होगा आपने, क्या होगा हमारे पास, क्या बन के आया, दैट इज d2 dt स्क्वायर, यहाँ पे क्या है r1 माइनस r2 इक्वल्स टू, हियर भी f12 अपॉन m1 माइनस f21 अपॉन m2, ठीक है, समझ में आता है, ये बन रहा है। अब जरा देखो,
यहां से F को हम क्या लिख सकते थे, से करा था हमने, F माना था, तो वहां पे F लिख दोगे अपॉन M1, ठीक है। और F2 क्या है, माइनस साइन के साथ, तो माइनस साइन के साथ क्या है, माइनस साइन के साथ है ना, तो उसको F लिख सकते हैं सिंपल, तो यहां प्लस हो जाएगा, प्लस F अपॉन M2। और ये जो टर्म है, ये जो टर्म है आपके पास, ये टर्म क्या है, ये एक्चुअल में कौन सी टर्म है, जो उसका R था ना, ये R, तो वो R है, ये R क्या था, जो इसकी डिस्टेंस, सेपरेशन डिस्टेंस थी, वो है ये, दैट इज R वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू, ये जो 4 से 2 फंक्शन आ गए, मतलब एक ये आ गया और एक ये आ गया, यहाँ पे मास 1 है और मास 2 है, तो यहां से अगर F कॉमन लोगे, R अपॉन dt स्क्वायर इक्वल्स टू, F अगर कॉमन ले लो तो बचेगा, बचा हुआ क्या, 1 अपॉन M1 प्लस 1 अपॉन M2, सही है, सही है, समझ में आता है, बढ़िया। अब ये कुछ कुछ आपको, जैसे हमने फर्स्ट ये दिखा था, इसके ऐसा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे कौन से दोनों मासेस हैं, ये मासेस हैं, यहाँ पे ये यूज हो रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करूं, तो इधर का नोट कर लिया आपने, इसको अगर चेंज करूं, तो अगर मैं ऐसे लिख लूं तो कुछ प्रॉब्लम है आपको, 1 अपॉन म्यू, जैसे कि ये था, ऐसा हम लिख रहे थे ना, उसको ऐसा करके लिख दिया, सही है। तो हियर, तो यहाँ पे 1 अपॉन म्यू किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन M1 प्लस 1 अपॉन M2, ये एक्चुअल में क्या है, रिड्यूस मास है, सही है, ये एक्चुअल में रिड्यूस मास है। इसको अगर और सॉल्व करो तो यहां से म्यू की वैल्यू निकालोगे, वो ये एक्चुअल में क्या है, रिड्यूस मास आएगा, तो म्यू इक्वल्स टू क्या आएगा, यहां पे अगर इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, तो यहां देख लो आप, दैट इज M1 प्लस M2, और ऊपर क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा, सही है, प्रोडक्ट हमने रेसिप्रोकल किया है ना, तो वहां पे भी रेसिप्रोकल करके ऐसे सॉल्व कर लो, पहले इसका एलसीएम लो, फिर उसको रेसिप्रोकल कर दोगे, तो ये आ जाएगा, समझ में आता है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, रिड्यूस मास बन गया। इसको और साफ साफ देख लो, यहाँ पे साफ साफ लिख देता हूँ, थोड़ी राइटिंग भी मेरी गंदी हो जाती है, M1 प्लस M, दैट इज रिड्यूस मास, ओके। तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ये हमने रिड्यूस मास निकाला। अब हमने जो ओरिजिन जो सेट किया था, अगर उसको उठा के हम किसी एक बॉडी पे रख दे, कोई भी हमने बॉडी जो थी उस पे किसी एक बॉडी पे रख दे, तो उसको वो बॉडी क्या होगी, फिक्स्ड हो गई, क्योंकि हमारे पास ओरिजिन फिक्स था, तो बॉडी फिक्स्ड हो गई, तो उसके करस्पॉन्डिंग जितना जो किसी एक उसके करस्पॉन्डिंग जो R वेक्टर है, ये जो R आया, उसके करस्पॉन्डिंग जो मास रोटेट कर रहा होगा या फिर मूव कर रहा होगा, तो वो ऐसा उसका जो मास होगा वो क्या है, रिड्यूस मास आएगा। समझ में आ गया, बढ़िया, समझ में आता है, ओके, ठीक है। तो यही कंसेप्ट है इसका, एक्चुअल मीनिंग तो यही है इसका। अगर हमने रिड्यूस मास निकाल लिया, तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, हमने रिड्यूस मास निकाला, तो अब हम कोई भी ओरिजिन सेट कर दें, तो वहां पे जो मास जो होगा, जो मास रहेगा वो ये यूज होगा उसकी जगह। हाँ, यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बन सकता था कि हमने इसको रिड्यूस मास निकाला, हम जब दो बॉडी ले रहे हैं तो उसके बीच में सीएम भी तो देख सकते हैं, मतलब सेंटर ऑफ मास भी तो देख सकते हैं, दो बॉडी ले रहे हैं तो उनके बीच में सेंटर ऑफ मास भी देख सकते थे, बट वो सेंटर ऑफ मास किसी एक रेफरेंस से होता, तो वो रेफरेंस जो है जैसे जैसे बढ़ता तो सेंटर ऑफ मास कैसा हो, चेंज होता रहता, ठीक है। लेकिन ये रिड्यूस मास में कहीं आपको कहीं R वेक्टर दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, लेकिन सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में R वेक्टर आता, तो ये इसलिए हमने रिड्यूस मास देखा। बाकी इसके कुछ और रीजंस भी हैं,
क्योंकि प्लैनेटरी मोशन कैसा होता है, रिलेटिव मोशन होता है, दोनों के बीच का रिलेटिव यहाँ पे मोशन दिखता है, लेकिन सेंटर ऑफ मास किसके, स्टेशनरी के हम निकालते हैं, स्टेशनरी बॉडीज के बीच के सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। यहाँ पे कौन सी बॉडी थी, रिलेटिव बॉडी थी, बॉडी क्या होती है, रिलेटिवली मूव कर रही है, तो उसके बीच में हम रिड्यूस मास देखेंगे। ओके, तो आप कहीं पढ़ रहे हो या फिर कहीं अगर कोई पूछे तो आप ये रीजन बताना कि जो बॉडीज हैं वो क्या है, रिलेटिव मोशन कर रही है आपस में, तो उसके बीच में सेंटर मास होता है, वो किसके बीच में निकलता है हमारा, सिंपल जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन दो के बीच में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन देखते हैं। लेकिन जब बॉडी क्या है, रोटेटिंग या मूविंग बॉडीज है, तो उनके बीच में सेंटर ऑफ मास निकालना इजी नहीं रहता। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है, यहां तक नोट करो। इसको हम कहते हैं रिड्यूस मास, दैट इज रिड्यूस मास। ठीक है, दैट इज रिड्यूस मास। ओके, इसका कुछ एग्जांपल्स भी है, जैसे अगर हमने अर्थ की तो बात कर ली, अगर ये अर्थ के लिए देखेंगे तो अर्थ के लिए देखेंगे तो वहां पे जो m1 होगा, m1 और m2 अर्थ और मून के बीच में देख रहे हैं, तो उनके बीच में क्या होगा, काफी जो मास है वो कौन सा है, वो काफी ज्यादा, जो मून का है वो काफी कम है और अर्थ का मास ज्यादा है, तो हम मून के मास को नेग्लेक्ट कर देते हैं और अर्थ के मास को सिंपल रखते हैं। या फिर हम देखें अर्थ और सन के रिस्पेक्ट में देखें तो सन का मास क्या बहुत ज्यादा होता है अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो हम सन के मास को रखते हैं यहाँ पे, सिंपल यहाँ सन के मास को रखेंगे और हमने मून के मास को रिमूव कर देंगे। तो ऐसे अभी केसेस बताऊंगा आपको, नए नए केसेस हैं, तो अभी ये इतना नोट करो, स्क्रीनशॉट कर लो इसका। ठीक है, तो हमने रिड्यूस मास को क्या किया था, कैलकुलेट किया था, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम और इसको चेंज करके लिखे तो हम रिड्यूस मास को ये हमने लिखा था, ये अपना कैलकुलेट करके आया था। तो इसके अगर केस देखें, कुछ केस फर्स्ट की बात करें तो आप इसकी में अगर देखते हो यहाँ पे m1 और m2, अगर हम देखिए रिड्यूस मास कब मैक्सिमम होगा, तो म्यू फॉर मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम के लिए जो दोनों टर्म्स होंगी इसको थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा। तो आप देखो, अगर हम इसको मैक्सिमम करना है तो इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं हम, m1 m2। हियर भी नीचे वाली टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, नीचे क्या है m1 और m2, तो इसको और चेंज करके लिख सकते हैं हम, दैट इज m1 माइनस m2 का स्क्वायर माइनस 10 करो 4m1 m2। अगर इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा m1 m2 और उसे कैंसिल 2m1। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा m2 और प्लस ये वाला बन जाएगा ना, और मैं इसका अंडर रूट लगा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो अंडर रूट में लिख सकते हो, ये हमने बता दिया कैसे किया, हमने ये लिया, यही तो बात है, ये तो लिखा है इक्वेशन में, इसको इसका स्क्वायर करके अंडर रूट कर दो, कोई फर्क पड़ेगा इक्वेशन पे, नहीं पड़ेगा। उसको कैसे इसका स्क्वायर को सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हो, उसको हमने लिख दिया यहाँ पे। तो अब यहाँ पर हमें मैक्सिमम करना होगा, तो ये वाली टर्म क्या करनी पड़ेगी, अगर इसके लिए हमें मैक्सिमम देखना है तो ये टर्म मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, अगर मिनिमम होनी चाहिए तो इसमें स्क्वायर है, अगर निगेटिव तो होगी नहीं, अगर निगेटिव होगी तो भी क्या आएगा, स्क्वायर लगा दिया तो हमने पॉजिटिव आना चाहिए आएगा, तो मिनिमम इसकी कब हो सकता है, ये मिनिमम जब इसको हम 0 कर देंगे तो मिनिमम हो जाएगा। तो हेयर फॉर म्यू मैक्स, अगर म्यू को मैक्स करना हमें तो m1 माइनस m2 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका m1 इक्वल्स टू m2 करना पड़ेगा, m1 इक्वल्स टू m2 करना होगा। ठीक है,
समझ में आता है? m1 इक्वल टू m2 करना पड़ेगा। तो ये अगर यहाँ पे m1 इक्वल टू m2 कर दोगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे m स्क्वायर अपॉन m2n दैट इज m/2। m/2 पे क्या होगा? ये मैक्सिमम होगा। तो पहला केस तो ये हो गया, कब यहाँ पे मैक्सिमम होगा अपने पास। अब दूसरा केस देखते हैं, समझ में आ गया आपके? कब मैक्सिमम होगा? जब यहाँ पे m1 और m2 दोनों इक्वल कर देंगे तो वहां पे m/2 बन जाएगा, रिड्यूस मास m/2 आएगा, तो वो मैक्सिमम रिड्यूस मास है। ठीक है, तो और नेक्स्ट लिखते हैं। समझ में आ रहा होगा आपके? ठीक है, तो अब देखते हैं जरा दूसरा केस। जब यहाँ पे जो मास है, ये जो मास है m1 वो ज्यादा बहुत बड़ा है, जैसे हम सन ले लें और अर्थ ले लें तो m1 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। जो सन का मास है वो ज्यादा हो जाएगा अर्थ से। तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो m1 जब हम कह रहे हैं m1 बहुत ग्रेटर देन m2 है, ये क्या है? बड़ा है, m2 से बड़ा है। ठीक है, तो इस केस में क्या करोगे आप? m1 m2 हियर अगर आप यहां से m1 कॉमन ले लो, m1 कॉमन आ गया और यहाँ क्या आएगा? 1 माइनस 1 प्लस m2 अपॉन m1। ठीक है, m2 अपॉन m1, और m1 क्या है? बहुत बड़ा है, और ये क्या है? m2 छोटा है। जब m2 छोटा है, जब m2 जो है वो क्या है? उसके रेस्पेक्ट में क्या है? छोटा है। छोटा है तो उसका मतलब क्या है कि ये क्या है? तो उसका जब इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है? इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि m1 क्या है? m1 इसके रेस्पेक्ट में ज्यादा है। जब बड़ी टर्म को छोटी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? छोटी से छोटी वैल्यू आएगी, तो ऑलमोस्ट क्या आएगी? वो जीरो के ऑलमोस्ट आएगी। तो हियर वी व्यू ऑलमोस्ट इक्वल्स टू, तो यहां से m1 तो m1 कैंसिल हो गया, तो व्यू ऑलमोस्ट इक्वल्स टू m2 बनेगा। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? सेकंड बॉडी के इक्वल हो जाएगा, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा। तो रिड्यूस मास कैसे हो गया? जो स्मॉलर बॉडी है, स्मॉलर मास है, उसके इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये सेकंड केस आ गया अपने पास। ठीक है, अब काफी बार देखा गया है कि अगर आपको हाइड्रोजन एटम दे तो आप उस केस में कैसे उसका रिड्यूस मास को कन्वर्ट करोगे और कैसे चेंज कर पाओगे? तो इसके लिए केसेस आता अपना, इसके लिए अगर केसेस देखें तो यहाँ पे कैसे करोगे आप? अगर यहाँ पे हाइड्रोजन एटम दे दिया, हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम के पास क्या होता है? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है। तो हमने सपोज के लिए इसकी न्यूक्लियस है और ये इसकी एक्सिस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड। ये क्या है? न्यूक्लियस के अराउंड क्या है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। सपोज कर लो ये इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ मान लिया, तो इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होगा। ठीक है, कुछ न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन को मास को 1 माना हमने और न्यूक्लियस के मास को सेकंड माना। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन है, एक्चुअल प्रोटॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होगा? कैसा फोर्स होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, वो भी क्या होता है? सेंटर फोर्सेस होता है, सेंटर फोर्स होता है। लेकिन यहाँ पे हम मास चूज कर रहे हैं तो वहां पे कौन सा फोर्स होगा? ऑल्सो वहां पे कौन सा फोर्स यूज हो रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ठीक है, सही है। यहाँ पे मासेस के बीच में क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इस केस को कैसे डील करोगे आप? अब यहाँ पे एक्चुअल होता क्या है? अगर यहाँ का हाइड्रोजन एटम ले लो तो वहां ये मत समझना कि उसका जो प्रोटॉन है वो वहां पे फिक्स्ड है, वो भी अपनी एक सेंटर एक्सिस के अलोंग क्या है? रोटेट करता रहता है, उसका प्रोटॉन भी। तो यहाँ पे जो इसका प्रोटॉन है, अगर यहाँ पे हम एक्सिस ले रहे हैं, इसका एक ही सेंटर ले रहे हैं, तो यहाँ पे कोई प्रोटॉन होगा जो उसके ऐसे अराउंड रोटेट करता रहता है। ठीक है, तो वो न्यूक्लियस बन जाता है, रोटेट करता है लेकिन वो भी किसी सेंटर के अकॉर्डिंग, तो वो न्यूक्लियस होता है। वो न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहाँ पे m1 और m2, ये इसको हम m2 लेंगे। ठीक है, तो आप कैसे चेंज करोगे इसको? तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्या लगाना है? m2 और m1 में चेंज करना है। यहाँ पे m1 लगाओगे me और m2 लगाओगे mp, सही है। और यहाँ पे me प्लस mp, बस ये चेंज है और क्या? ठीक है,
सही है, समझ में आता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो इलेक्ट्रॉन का जो मास, प्रोटॉन का जो मास होता है वो इसके रेस्पेक्ट में, इलेक्ट्रॉन्स के रेस्पेक्ट में क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अगर यहाँ से अगर कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा, एम ई एम पी अपॉन एम ई तो कॉमन आ गया, और यहाँ से बचा हुआ 1 प्लस एम एम पी अपॉन एम ई आएगा, सही है। तो ये कोई बात है, जब इसको इससे रिस्पेक्ट में डिवाइड करोगे, सॉरी मैंने गलत कर दिया, अगर यहां से आप एम पी कॉमन लोगे, यहां पे आएगा एम ई अपॉन एम एम पी, ठीक है। इस वाले में से एम पी कॉमन लोगे तो यहाँ पे एम ई अपॉन एम पी बचेगा, इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मतलब क्या हुआ इसका, एम ई अपॉन 1, ठीक है, सही है, समझ में आ गया होगा। अब ये इसका रेशियो आपको पता होगा, तो यहाँ पे इसका रेशियो अगर देखोगे तो यहाँ पे एक्चुअल में इसका रेशियो होता है मतलब कुछ रेशियो आता है इनके बीच में, दोनों के बीच में रेशियो निकल के आता है, वो वैल्यू मुझे को याद नहीं है, आप देखना है दोनों के बीच में कुछ रेशियो होगा, उसके अकॉर्डिंग का मास जो होगा म्यू वो लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये केस आप देख लेना। इसके बाद कभी कभार पोजिट्रॉन भी पूछ लेता है, पोजिट्रॉन तो वो भी एक केस है, अगर वो पोजिट्रॉन पूछता है तो वहां पे m1 और m2 दोनों इक्वल होंगे, पोजिट्रॉन कैसा होता है, हाइड्रोजन एटम जैसे ही होता है पोजिट्रॉन, ठीक है। अगर इसको देखोगे तो यहाँ पे एक मास m1 होगा और एक मास m2 होगा, इन दोनों के बीच में रिलेशन होंगे, वो होंगे रोटेट कर रहे होंगे आपस में, तो इसको अगर कॉमन सेंटर से लेके गए हम तो कैसे रोटेट कर रहे होंगे, कैसे करके आपस में इनके में रोटेशन चली होगी, तो वहां पे अगर जो इसका मास m1 और m2 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो इसमें पुट कर दोगे तो म्यू कैसे लिखोगे इसको, m1 m2 अपॉन दैट इज यहाँ पे हो जाएगा 2m, तो यहाँ पे बन गया m1 अपॉन 2, सिंपल है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, पूरा अच्छा समझ में आया, इसको आप एक बार बुक में से देखना, काफी उसमें और कुछ डिटेलिंग वगैरह दे रखी होती है, तो आप तैयार करिए अपना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बीएससी में काफी क्वेश्चन इसके ऊपर आए गए हैं, और रिड्यूस मास के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज आपको बता दी, कब वो मैक्सिमम होगा, ये जो था मैक्सिमम की कंडीशन है, तो यहाँ पे वो मैक्सिमम होगा, और हाँ यही है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे वो मैक्सिमम होगा, कब वो मिनिमम होगा, और कब हम कौन सा मास यूज करेंगे, कौन सा मास को ड्रॉप कर देंगे, तो ये भी कंडीशंस है। जब हम कैलकुलस फ्लो पढ़ते हैं तो वहाँ पे कैसे इंड्यूस होता है ये फोर्सेस, तो ये हमने सब बता रखा है, मतलब अभी लेक्चर आएंगे आगे तो उसमें हम बताएंगे। तो अगले लेक्चर में हम बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है और ऑल्सो एक सेंट्रल फोर्स है, तो सेंट्रल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज थोड़ा सा उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं, अगले लेक्चर में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। जब हम सेंट्रल फोर्स की बात करते हैं तो सेंट्रल फोर्स जो होते हैं, सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स की जब हम बात करते हैं तो वहां पे आपको मैंने सबसे पहले लेक्चर में बताया था, इसके लिए जो हम फोर्सेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये लिखते हैं, ठीक है। वेयर यहाँ पे जो ये होता है, क्या होता है, r इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, ये लिखते हैं ना। क्या सेंट्रल फोर्स आपको बता रखा था मैंने, सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन ये होती है। तो यहाँ पे जो बेसिक जो फोर्स फंक्शन है इसमें हम अगर डील करें तो जो फोर्स फंक्शन है, ये फोर्स फंक्शन, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्रेशन को चेंज करते हैं, इसको हम ऐसे लिख देते हैं c/r⁴n, ठीक है। जब हम c/r⁴n लिखते हैं तो यहाँ पे ये फंक्शन किस पे डिपेंड हो गया, यहाँ पे c क्या बताएगा, जब c पॉजिटिव होगा
तो फंक्शन कैसा होगा यहाँ पे, जब C पॉजिटिव होगा तो फोर्स कैसा होगा, फोर्स में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, रिपल्शन होगा फोर्स में, और रिपल्सिव नेचर का होगा जब C की वैल्यू, यहाँ पे C जब पॉजिटिव होगा, C पॉजिटिव है तो फोर्स कैसा होगा, यहाँ पे होगा रिपल्शन, रिपल्शन होगा। जब C जो है निगेटिव है तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, ये आपको सब कुछ बता रखा है मैंने, यहाँ पे आप C के ऊपर डील करेंगे। और यहाँ पे क्या है, r की पावर n है, n क्या बताता है, अगर n की वैल्यू 2 है, अगर यहाँ पे n की वैल्यू 2 है तो ये क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ है, इनवर्स स्क्वायर फोर्सेस है, इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्सेस है। ठीक है, और अगर n की वैल्यू अगर -1 है, तो n की वैल्यू अगर यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे अगर r -1 आता है तो एक्चुअली उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है r। ठीक है, उसका मतलब तो r है, तो r ऐसे वाले जो फोर्सेस होते हैं, ये कौन से फोर्सेस में देखे जाते हैं, यहाँ पे ये जो फोर्स होंगे ये आपके उसमें होंगे, जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये वाला फोर्सेस को ऐसे डिफाइन कर रखा होता है, जहाँ पे हमें क्या आता है, cx लिखते हैं ना, x cx, तो x की पावर तो 1 होती है ना, तो यहाँ पे x की जगह r लिख दिया हमने, बस वही है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके, तो ऐसे लिखते हैं इनको। तो इसको, इस फोर्स फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, c अपॉन r की पावर n, c अपॉन r की पावर n। तो यहाँ पे बेसिकली जब जो c की जो वैल्यू होगी अगर पॉजिटिव होगी तो रिपल्शन होगा वहाँ पे, और निगेटिव होगी तो अट्रैक्शन होगा। ठीक है, जब रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों को पता चल गया तो हम इसको अगर इस वैल्यू में पुट कर दोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, f वेक्टर इक्वल्स टू c अपॉन r की पावर n r कैप। ठीक है, r कैप आ गया। ठीक, तो फोर्स का नेचर आपको बता दिया मैंने, अब c पे डिपेंड कर रहा है, और जो r की पावर n है उससे हमें क्या पता चलता है, उससे हमें पता चलता है कि जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है। मतलब अगर यहाँ पे n की पावर क्या है 2 आती है, यहाँ पे n इक्वल्स टू 2 है, तो उसका मतलब क्या है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स है, इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स है ये। और अगर यहाँ पे r की n की पावर -1 आती है, -1 है n की पावर, तो यहाँ पे कौन सा है, सिंपल हार्मोनिक फोर्स है, जो किसी भी एक मीन पोजीशन पे, मीन के साइड क्या होता है, मतलब मीन पोजीशन पे क्या करता है, लाई करता है, वो ऐसा वाला फोर्स होता है। जैसे जब हम इलास्टिक कांस्टेंट की बात करते हैं ना, जैसे स्प्रिंग टांग लो तो इस पे जो फोर्स लगता है वो कैसे लिखते हैं, F इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, माइनस F लिखते हैं ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -1, जितना जितना उसके अंदर क्या आएगा, क्या आता है यहाँ पे, दैट इज एक्सिस, जितना उसकी डायमेंशन में चेंज आएगा वो उस पर डिपेंड करता है, जितना उस पर लोड बढ़ा देंगे उतना उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो लीनियर यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, एक्सपोनेंट, मतलब यहाँ पे भी, यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, वहाँ पे लीनियर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी आपके, हमने उसको बस थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब ये ऑल्सो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स की एक आपको हमने, जब हम कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ाया था तो वहां पे हमने एक डेफिनेशन बताई थी, कंजर्वेटिव फोर्स कौन से फोर्सेस होते हैं, कल भी बताई थी डेफिनेशन। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको देखें, जब कंजर्वेटिव फोर्स की बात करते हैं हम, तो कंजर्वेटिव फोर्स हम लिखते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स, तो जब F कंजर्वेटिव फोर्स है तो कंजर्वेटिव फोर्स में जो F फोर्स है ये इक्वल होता है ग्रेडियंट माइनस ग्रेड U के। यहाँ पे U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, U यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, और यहाँ पे ग्रेडियंट माइनस ग्रेडियंट U के इक्वल होता है कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, और अगर इसको थोड़ा सा एडवांस मैथमेटिकल टर्म्स में देखो तो ग्रेड को हम और कैसे लिखते हैं, अपना डेल माइनस डेल क्रॉस डेल U माइनस डेल U। यहाँ पे ना ही डॉट प्रोडक्ट है ना ही क्रॉस प्रोडक्ट है, यहाँ पे क्या है, U क्या है, फंक्शन है सेपरेट। ठीक है, तो इसकी अगर इसको ऐसे लिखना चाह रहे हो तो इसको और क्या लिखोगे, du अपॉन dr इक्वल्स टू f के। ओके, समझ में आता है, सही है। अब इसको थोड़ा सा और इसको चेंज करोगे, यहाँ पे f इक्वल्स टू, f की वैल्यू तो ये है जो हमने लिखी है फोर्स फंक्शन, और वो उसको हटा दो, यहाँ पे सिंपल अगर फोर्स की बात कर रहे हो तो यहाँ पे
उसको हटा सकते हैं, हम इसको वेक्टर्स को हटा सकते हैं। तो वेक्टर्स को अगर हटाओगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिंपल ये बचेगा c अपॉन r की पावर n इक्वल्स टू du अपॉन dr। ठीक है, सही है, समझ में आता है, बढ़िया। तो यहाँ से इसको इधर की साइड ले आओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, c r की पावर n dr इक्वल्स टू du, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दोगे, यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन r की पावर n का इंटीग्रेशन क्या है, 1 माइनस n अपॉन r n माइनस 1। सही है, सही है, ठीक है। और क्या है, बस इतना ही है यार। यहाँ पे क्या बचेगा, u बचेगा, और यहाँ पे कुछ एक ऐड करना पड़ेगा इलास्टिक कांस्टेंट, और यहाँ पे c भी चल जाए। तो बेसिकली हमारे पास क्या क्या बना, n c अपॉन r की पावर n माइनस 1 और हियर भी u, और यहाँ पर u कौन सा, माइनस के साइड के साथ है ये, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। सही है, समझ में आता है, अगर समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। इसको अगर हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें नेक्स्ट लेक्चर इसी के ऊपर पढ़ाना है। तो यहाँ पे इसको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा था। यहाँ पे क्या है, ये क्या पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पे किस पे, सी पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे जो r वेक्टर है क्या है, n-1 है, n-1 है। अगर यहाँ पे हम स्क्वायर लॉ की बात करें तो यहाँ पे n की वैल्यू अगर हम 2 पुट करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ पे u इक्वल्स टू n c अपॉन r, ठीक है, तो ये इसके इक्वल हो गया। तो इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r हो गया। तो इसको याद रखें, पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। और फोर्स जो है, फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ की बात कर रहा हूं मैं, इनवर्सली तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। बस ये बात है। चलो लेक्चर यहाँ पे समाप्त करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, तो आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में थोड़ा सा लेक्चर्स को डिवाइड करके आइए और थोड़ा जान के आइए कि हमने जो लिखा है ये क्यों लिखा है और क्या इसका मतलब है। हमने इसका लेक्चर अच्छे से बनाया था, पिछले जो डायनेमिक्स हमने पढ़ाया था उसके अंदर इसका लेक्चर था, ठीक है। तो ये सब है ना, अगले लेक्चर में देखेंगे। थोड़ा देखना, यहाँ पे जो एनर्जी हमने लिखा है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे प्लस साइन है, क्यों प्लस क्यों है, क्योंकि स्केलर वेक्टर है, स्केलर होता है तो इसको स्केलर की टर्म में ऐसे लिखेंगे। और प्लस हमने इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था, और जो वहाँ पे एक माइनस था और इसके साथ एक माइनस आ रहा था, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ प्लस आ गया। ओके, थैंक यू।